हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपमाला श्रीवास्तव लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक है हमारा टीपीए एक्ट का सेक्शन 16 मोचन रिडम्पशन। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मोचन का मतलब होता है कि संपत्ति को बंधक से मुक्त कराना या फिर उसको छुड़ाना। तो यहाँ पर ये मोचन जो सेक्शन 16 टीपी एक्ट में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी संपत्ति अपनी मॉर्गेज रखी है तो वो उस संपत्ति को क्या करवाना चाहता है, बंधक से छुड़वाना चाहता है, तो उसी को क्या कहते हैं, मोचन या फिर रिडम्पशन उसको बोला जाता है। और ये फ्रेंड्स, ये मोचन कराने का अधिकार किसका है, तो मोचन कराने का अधिकार बंधककर्ता का है। जब सिंपल क्वेश्चन आए तो मोचन कराने का अधिकार किसका है, बंधककर्ता का है। इसके अलावा और कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कि प्रॉपर्टी को मोचन करा सकते हैं, तो बंधककर्ता है, अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके बाद उसके एलआर हैं, या फिर टीपीए एक्ट का सेक्शन 91 है हमारा, उसमें भी बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कि बंधककर्ता के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, मीन्स मोचन करा सकते हैं। तो जो श्योरिटी होगा वो करा सकता है, भार धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति है वो करा सकता है, कोई बंधक संपत्ति में अगर किसी व्यक्ति का हित है, इंटरेस्ट है, तो वो करा सकता है, डिक्री से प्राप्त लेनदार है, डिक्री होल्डर है, तो वो भी उसका मोचन करा सकता है। फ्रेंड्स, जो मॉर्गेज होता है हमारा वो कौन सी डीड होती है, तो जो मॉर्गेज होता है हमारा वो डीड पोल होती है। डीड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, या तो डीड पोल होते हैं या फिर डीड इंडेचर होते हैं। डीड पोल क्या होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे दस्तावेज जिनमें सिर्फ एक पार्टी ही सिग्नेचर करती है, दोनों पार्टियों को सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो डीड पोल में हमारा बंधक भी कवर होता है, जैसे बंधक है, मॉर्गेज, वसीयत, विल, विक्रय, सेल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डीड पोल होती हैं। और डीड इंडेचर क्या होता है, जिन डॉक्यूमेंट्स पर दो या अधिक पक्षकारों के साइन होते हैं, मतलब जो दो या उससे अधिक पार्टीज़ जो होती हैं वो सिग्नेचर करती हैं, वो होते हैं डीड इंडेचर। जैसे गिफ्ट है हमारा, लीज़ है, एक्सचेंज है, तो ये किस में कवर होते हैं फ्रेंड्स, हमारे डीड इंडेचर में। तो ये मोचन का अधिकार बंधककर्ता का अधिकार है। मोचन के संबंध में फ्रेंड्स सूट जो है हम सीपीसी के ऑर्डर 34 के अकॉर्डिंग फाइल करते हैं। याद रखना है आपको, सीपीसी का ऑर्डर जो 34 है उसके अकॉर्डिंग हम मोचन का प्रोबंध का, इसके संबंध में जो भी सूट होंगे वो 34 जो हमारा ऑर्डर है उसमें फाइल करते हैं। पार्टीज़ कौन होंगी, किस तरीके से सूट फाइल होगा, वो सब ऑर्डर 34 में बताया गया। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मोचन है क्या। जैसे कि ए है, उसने अपना मकान बी के पास बंधक रखा और सिक्योरिटी के रूप में उसने क्या रखा, अपना मकान रख दिया और बी से कुछ पैसे ले लिए। जब ए पूरा पैसा विद इंटरेस्ट बी को चुका देगा तो ए क्या कर सकता है, अपने मकान का मोचन करा सकेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मोचन बोलते हैं। मीन्स अपनी संपत्ति को जो आपने मॉर्गेज रखी है उसको छुड़ाना। फ्रेंड्स, इसको हम वेर एक्ट के साथ पढ़ते हैं, सेक्शन 16 मोचन कराने का बंधककर्ता का अधिकार। फ्रेंड्स, इसमें ये बोला गया है कि जैसे ही मूलधन शुद्ध हो जाए उसके बाद किसी भी समय जो बंधक करता है, बंधक धन को उपयुक्त समय व स्थान पर निवेदित करेगा। जो भी बंधक करता है वो बंधकदार को कोई समय वगैरह उन्होंने डिसाइड किया होगा, स्थान वगैरह, उस स्थान पर उसको देगा। तो फिर बंधकदार क्या करेगा, बंधकदार उसको जैसे ही वो बंधक धन उसको दे देता है विद इंटरेस्ट, अगर उसने बंधककर्ता ने, मॉर्गेजर ने अगर उसको पोजीशन दिया था प्रॉपर्टी का तो पोजीशन उसको वापस करेगा, या फिर उसने पोजीशन नहीं दिया था, सिर्फ डॉक्यूमेंट ही दिए थे, तो बंधक से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, जो भी बंधक की जो भी विलेख होगा, मॉर्गेज जो डीड होगी, वो सारी चीज़ें वापस करेगा। और संपत्ति का कब्जा देने वाले बंधक जो होंगे उसमें सारी संपत्ति का कब्जा, अगर संपत्ति का पोजीशन दिया है तो संपत्ति भी वापस करेगा। और या तो वो सारी चीज़ें जो भी प्रॉपर्टी है या डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बंधक विलेख है, वो सब किसको देगा, जो बंधकदार है वो या तो बंधककर्ता को देगा, या फिर बंधककर्ता ने जिस व्यक्ति को निर्देशित किया है उसको प्रतियंत्रित करेगा। और साथ ही साथ जो बंधकदार होगा वो एक एक्नॉलेजमेंट भी करेगा, एक रिटर्न में एक अभिस्वीकृति करेगा कि जो बंधकदार है उसका कोई भी अधिकार जो बंधककर्ता के हित का अल्पीकरण करता है, मतलब कोई भी ऐसा अधिकार जो बंधककर्ता मॉर्गेजर के हित का अल्पीकरण करता है, जो बंधकदार को उसने किसी समय अंतरित किया था, अब समाप्त हो गया है। और जो इस तरीके का डॉक्यूमेंट होगा उसको वो रजिस्ट्रीकृत भी कराएगा। तो जो बंधक होता है फ्रेंड्स उसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। इसका परंतु दिया गया है, परंतु जबकि इसके धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार पक्षकारों के कार्य न्यायालय की डिग्री द्वारा निर्वापित ना हो चुका हो। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर पक्षकारों ने अपने अधिकार, जो मोचन कराने का अपना अधिकार है, अपने कार्यों से खो जाने ना दिया हो, या फिर न्यायालय ने कोई ऐसी डिग्री ना दे दी हो जिससे मोचन कराने का अधिकार खत्म हो गया हो,
तो ऐसी स्थिति में अगर ये स्थिति नहीं है तो फिर आप प्रॉपर्टी का मोचन करा सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पर अगर हम एक सिंपल वर्ड में बोलें कि जो मोचन कराने का जो अधिकार है उसकी समाप्ति कैसे कैसे हो सकती है, तो यहाँ पर दो चीज़ें बोली हैं कि मोचन कराने का जो अधिकार होगा उसकी समाप्ति कैसे कैसे हो सकती है। तो पक्षकारों के कार्यों द्वारा या फिर न्यायालय की डिक्री द्वारा, न्यायालय की जो डिक्री होगी उसके द्वारा। पक्षकारों की समाप्ति द्वारा कैसे हो जाएगा, पक्षकारों के कार्यों द्वारा समापन कैसे हो जाएगा कि पक्षकारों ने बंधक विलेख में कोई शर्त नहीं रखी, लेकिन बंधक विलेख के अलावा उन्होंने कोई अलग से कोई संव्यवहार, उन्होंने स्वतंत्र संव्यवहार अलग से उन्होंने कोई किया है जो कि मोचन के अधिकार का या तो समर्पण या उन्मुक्ति किसी भी ढंग से समाप्त कर दे। तो इस तरीके से मोचन का अधिकार समाप्त हो सकता है या फिर न्यायालय की डिक्री द्वारा। मीन्स कि बंधक में जो समय लिखा है उसके समाप्त हो जाने पर भी मोचन का अधिकार समाप्त नहीं होगा जब तक कि न्यायालय द्वारा जब्ती प्रोबंध जो 67 में आगे बताया गया है फोरक्लोजर की डिक्री पारित ना कर दी हो। ये जो फोरक्लोजर की डिक्री होती है ये कौन पास कर, ये जो अधिकार है ये किसका है, ये बंधकदार का है कि पैसे देने का समय आ गया और जो बंधक करता था उसने पैसे नहीं दिए, तो जो बंधकदार होगा वो क्या करेगा, कोर्ट में सूट फाइल करेगा और कोर्ट से ये बोलेगा कि जो बंधक करता है, मॉर्गेजर है, उसको हमेशा हमेशा के लिए इस प्रॉपर्टी को मोचन कराने से रोक दिया जाए। तो ये जो अधिकार होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो प्रोबंध होता है, जब्ती होता है, जिसके बारे में हम 67 में जब कभी वीडियो बनाऊंगी तो मैं उस समय डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही याद रखिए आप कि मोचन के अधिकार की समाप्ति ओटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे हो सकती है, पक्षकारों के कार्यों द्वारा या फिर न्यायालय की आज्ञप्ति द्वारा। तो न्यायालय की डिक्री द्वारा, वो डिक्री क्या होगी, प्रोबंध या जब्ती की, इंग्लिश में इसको फोरक्लोजर बोलते हैं। तो इस तरीके से उसको समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद आगे बताया गया है इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार मोचन का अधिकार कहलाता है और उसे प्रवर्तित कराने का बाद मोचन का बाद कहलाता है। मतलब इस धारा में जो अधिकार दिया गया है मोचन कराने का अधिकार, तो मोचन कराने का अधिकार कहते हैं और उससे लागू कराने के लिए जो वाद फाइल किया जाता है उसे मोचन का वाद कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें ये बोला गया है कि मोचन बंधककर्ता का अधिकार है और उसके अलावा भी कौन कौन से व्यक्ति बंधक करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कराना उसका ज़रूरी है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे दी हुई हैं, जैसे कि क्या होता है कि अगर आपने क्या किया है, बंधक किया है, तो जब तक बंधक डीड में लिख लिया है कि मूलधन के संदाय में जो समय नियत है, या अगर कोई समय नियत नहीं है तो जब भी बंधक करता संदाय या जमा करे पैसा, तो उससे पहले वो क्या करेगा, जो बंधकदार है मॉर्गेज ये उसको नोटिस देगा। तो ये सब चीज़ें जो भी शर्तें वगैरह थी वो आपने बंधक डीड में ये सब चीज़ें मेंशन कर दी हैं। तो भले ही ये शर्तें आपने उसमें मेंशन कर दी हैं, तो ये जो शर्त आपने मेंशन की है वो क्या होगी, वो वैध होगी, वो क्लॉग नहीं मानी जाएगी। मतलब एक तरीके से ये एक्सेप्शन हो गया। जैसे कि हम पढ़ेंगे अभी कि अगर बंधक जो डीड है अगर आपने उसमें किसी भी तरीके की शर्त लगाई है, क्योंकि बंधक एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें आपने अगर किसी भी तरीके की शर्त लगाई है कि मोचन नहीं कराएंगे, है ना, या फिर डीड में दे दिया है कि 20 वर्ष तक मोचन करा लेना, नहीं तो फिर आप कभी भी संपत्ति को मोचन नहीं करा पाओगे, या फिर मोचन सिर्फ बंधक करता ही करा पाएगा, उसके एलआर्स वगैरह नहीं करा पाएंगे, तो ये क्या है, बंधक में अड़चन या फिर इसको रोक या क्लॉग बोला जाता है। तो अगर आपने डीड में इस तरीके की कोई भी बात लिख दी है तो वो क्या होगा, फिर वो शून्य होगा। मतलब क्लॉग, अगर आप ये सारी चीज़ें रोक मानी जाएंगी अगर आपने ऐसा लिख दिया है कि मोचन नहीं कराएंगे कभी भी, या 20 वर्ष तक मोचन करा लेना, नहीं तो फिर कभी मोचन नहीं कराओगे, या फिर सिर्फ बंधक करता है उसके एलआर मोचन नहीं कराएंगे, सिर्फ बंधक करता है वही मोचन कराएगा, तो फिर ऐसी स्थिति में ये सारी चीज़ें क्लॉक मानी जाएंगी और ये सारी चीज़ें क्या होंगी, शून्य होंगी। तो ये जो इसका पैराग्राफ में दिया गया है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसे उपबंध को अविधिमान्य कर देने वाली ना समझी जाएगी, कि उन्होंने जो मॉर्गेज डीड है अगर उसमें उन्होंने लिख लिया है कि जब भी जो मॉर्गेजर है, बंधकदार है, अगर वो जो मूलधन है या जो भी मूलधन विद इंटरेस्ट जो भी पैसा वो देने आता है, तो संदाय जमा करने से पहले या उसको देने से पहले वो बंधकदार सूचना प्राप्त करने का हकदार होगा। मतलब जब भी आप पैसे देने जाओगे तो जो बंधकदार होगा मॉर्गेज ही होगा, पहले आप उसको नोटिस दोगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने ये चीज़ें उसमें मेंशन कर ली हैं तो ये क्लॉग नहीं मानी जाएंगी। इसके बाद अगला इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, एक लाइन, एक बार बंधक सदैव बंधक, ये बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। एक बार बंधक सदैव बंधक, वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज। इसका अभिप्राय होता है कि बंधक सदैव मोचनीय होगा। इस लाइन को हम बंधककर्ता के रिस्पेक्ट से देखते हैं फ्रेंड। इसमें क्या है, इस लाइन का अर्थ है कि बंधककर्ता कभी भी अपनी संपत्ति का मोचन करा सकता है। जहाँ बंधक में मोचन के लिए कोई सीमा नहीं है वहाँ बंधकदार सदैव बंधकदार ही रहेगा, वो कभी भी स्वामी का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। बंधक
करता है वो कभी भी मोचन करा सकता है। तो इसका अर्थ अगर आपसे कभी भी ओटी में पूछा जाता है कि एक बार बंधक सदैव बंधक का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बंधक सदैव मोचनीय होता है। मतलब जो मॉर्गेज होता है उसको आप हमेशा उसका मोचन करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो जो बंधकदार है वो उसका स्वामी बन जाए, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। तो ये फ्रेंड्स आपको इसमें ये चीज़ें याद रखनी है। इसमें एक केस भी है यही जो हमने अभी लाइन पढ़ी, एक बार बंधक सदैव बंधक, नॉक्स वर्सेस राइस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है फ्रेंड्स। इसमें ही बोला गया है कि किसी भी प्रयास द्वारा बंधक को अविमोच्य मतलब उसको इरिडेमेबल नहीं किया जा सकता। ऐसे सभी प्रयास शून्य होंगे। अगर आपने उसको अविमोच्य मतलब उसका मोचन नहीं किया जाता, ऐसा कोई आपने उसमें प्रयास किया है, तो वो सभी प्रयास कैसे होंगे, शून्य होंगे। बंधककर्ता कभी भी अपनी संपत्ति का मोचन करा सकता है। इसके बाद वाला लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें बोला गया है बंधक संपत्ति के भाग का मोचन। मतलब यहाँ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बंधक संपत्ति जो है उसका आप पार्टली मोचन नहीं करा सकती, पार्टली रिडम्पशन नहीं होगा। जैसे इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है, उसने अपनी प्रॉपर्टी बी के पास मॉर्गेज रखी और मॉर्गेज रखने के परिणाम स्वरूप उसने कितनी धनराशि ली, 50,000 ली। तो ऐसी स्थिति में कुछ समय बाद क्या हो गया, एक ही डेथ हो गई और वो जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो उसके 2 बेटों में बराबर बराबर बट गई, है ना। लेकिन प्रॉपर्टी एक ही है और उसके जो एलआर्स हैं वो कौन, ए और बी 2 भाई हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दोनों भाई हैं उनमें से एक भाई एक्स जाता है, वो क्या करता है, वो बी से बोलता है कि आप क्या करो, जो मुझसे 25,000 रुपये और प्लस इंटरेस्ट मेरे हिस्से का ले लो और मेरे हिस्से की जो प्रॉपर्टी है उसको छोड़ दो, मीन्स उसका मोचन कर दो। तो ऐसी स्थिति में जो पार्टली प्रॉपर्टी है उसका मोचन नहीं होगा। एक्स को क्या करना चाहिए, पूरे 50,000 रुपये देके पूरी प्रॉपर्टी उसको छुड़वा लेना चाहिए, भले ही बाद में वो क्या करे, बाय से उसको वसूल कर ले। तो यहाँ यही बोला है कि इस धारा की कोई भी बात बंधक संपत्ति के अंश में के हितवद्ध किसी व्यक्ति को बंधक मध्य अवशिष्ट शुद्ध रकम के आनुपातिक भाग के संदाय पर अपने ही अंश का मोचन कराने का हकदार नहीं बनाएगी, केवल वहाँ के सिवाय जहाँ की बंधकदार ने, या यदि एक से अधिक बंधकदार हैं तो ऐसे सब बंधकदारों ने बंधककर्ता के अंश को पूर्णतः या भागता अर्जित ना कर लिया। मतलब आपको इतना याद रखना है कि पार्टली मोचन मान्य नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और एक छोटे से वीडियो में उन सारी चीज़ों को डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे वीडियो को शेयर करें।